दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेकर के आपके सामने आए हैं। उस पर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे समीक्षा अधिकारी और आगे जो भी परीक्षाएं आने वाली हो, खंड विकास अधिकारी, लेखपाल की भी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। दोस्तों, ये कभी ना समझिएगा कि वैकेंसी निकलेंगे तो तैयारी करने का मौका मिलेगा। उन क्वालिफाइड और तैयार लोगों के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है कि वो इसमें फॉर्म भरें। आपको केवल चयन प्रक्रिया में जो वर्किंग होती है उसको मद्देनजर रखते हुए समय दिया जाता है। आयोग अपने लिए वो समय सिस्टमैटिक तरीके से निकालता है, न कि वो आपको समय देता है। आपको फॉर्म भरने की डेट ये है, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन, उनका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें, और फिर आपको जिससे कि एक निश्चित समय पे सूचना दे दी जाए और आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाए और आप परीक्षा देने पहुंच सके। मात्र इतना समय आपको दिया जाता है किसी भी परीक्षा के लिए, न कि आपको वैकेंसी के बाद वहां तैयारी करने के लिए समय दिया जाता है। इसलिए अगर पहले से प्रिपेयर रहेंगे, नौकरी आएंगी और लेकर के चले जाएंगे। अदरवाइज नौकरी आएंगी और वो कुछ लोग चले भी जाएंगे, आप वहीं रह जाएंगे। लिहाजा जितने भी वीडियोस आपको दे रहे हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आज का भी क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर का एक मॉडल पेपर सा है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपेक्षित हैं जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे। इस मॉडल पेपर में जो आप लोगों के सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, जिसमें आपको दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर दिल से निकाल दीजिए कि आपको याद है कि उसकी सबसे ज्यादा तट रेखा है। कोई मतलब नहीं है। आपको क्या याद है इससे मतलब नहीं है। उनको याद यह है कि जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उसमें से बेटर कौन सा है, उसमें से उत्तर कौन सा है। क्या पता जो आपको आता है वो ऑप्शन में ही ना हो। तो वही यहां पर है, क्या है, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक लंबी समुद्र की रेखा किसकी है? गुजरात की है। 1200 किलोमीटर लंबी यह समुद्र की रेखा है जो सर्वाधिक लंबी है। तो इस तरीके से देखिए, आपको महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल सब आपके समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र दिए गए हैं, जिससे कि आप समुद्र की रेखा में फंसे। आप जानते हैं पहली परीक्षा स्क्रीनिंग होती है, किस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बौद्ध साहित्य में, क्या प्रश्न है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित किए गए हैं? यानी प्रवचन किसमें संकलित किए गए हैं? यानी उनकी शिक्षाएं किसमें? प्रवचन का मतलब क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षाएं किसमें है? अब आपको दिया गया विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। और क्या है? सुत्त पिटक। अब आप देखिए, विनय पिटक संघ को चलाने के नियम है, नियमावली है, इंसाइक्लोपीडिया है। तो ये जातक कथाएं वो काल्पनिक कथाएं जो बुद्ध से संबंधित चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख। वहीं पर आपका अभिधम्म पिटक बुद्ध का दर्शन। तो क्या बच रहा है? आपका हो गया सुत्त पिटक। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यानी विनय पिटक नियमावली, सुत्त पिटक धार्मिक शिक्षा, प्रवचन सब उसी में आ गया, और अभिधम्म पिटक दर्शन, जो कि तीसरी बौद्ध संगीति के अंतर्गत उसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न राजपूत वंशों में से आपको दिए हुए ऑप्शन है
परमार, सोलंकी, तोमर और चौहान। क्या? परमार, सोलंकी, तोमर और चौहान में से किसने, इनमें से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का शहर की स्थापना की थी? दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी। कौन कौन से वंश बता दिए गए आपको? कौन कौन से वंश दिए गए? परमार वंश, सोलंकी वंश, चौहान वंश, तोमर वंश। अब इनमें से दिल्ली यानी दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाई? तो किसने करवाई? तोमर वंश ने। किसने करवाई? तोमर वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? अब वो सुल्तानों में आपको कई नाम दिए हुए हैं, जलालुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार सुधार नियम, बाजार नियंत्रण, बाजार पर नियमन विनियमन आखिर किसने करवाया? किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा व ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठा था तो उसकी महत्वाकांक्षा थी। क्या महत्वाकांक्षा थी? कि मैं सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनूं और किसी धर्म का आगाज करूं, धर्म की स्थापना करूं। और तब अलाउद्दीन खिलजी के वो 4 खान, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बेहिचक बताया कि राजन, सिकंदर की तरह महान विजेता बनने के लिए सबसे पहले तो अपनी सीमाओं को मजबूत करिए, अपने देश को, अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी अन्य पर आक्रमण करो, यहां कोई और आक्रमण करके बैठ जाए, जो था वो भी चला जाए। इसलिए सबसे पहले आपको जरूरत है आप अपनी सीमाओं को मजबूत करें और अपने प्रशासन को दुरुस्त करें। दूसरी एक और वार्निंग उन्होंने दी, क्या? कि कोई राजा किसी धर्म का प्रवर्तक नहीं हो सकता है, संरक्षक तो हो सकता है लेकिन प्रवर्तक नहीं हो सकता है। देखिए, अकबर ने भी तो दिन इलाही शुरू किया था। आखिर एक ही हिंदू ने तो एक्सेप्ट किया था जो उनका था। टोटल 72 लोगों ने तो उसको ज्वाइन किया था, बाकी उनके दरबारी लोग थे। यानी धर्म कोई शासक, कोई सरदार के द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धर्म एक स्वेच्छा से मानने वाली चीज है और किसी राजा या किसी सरदार के माध्यम से शुरू किए जाने पर लोग उसको अपनी अंतरात्मा से नहीं बल्कि डर की वजह से एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए वो धर्म कभी वृद्धि नहीं करेगा। धर्म की वृद्धि तभी होती है जब किसी एक नॉर्मल व्यक्ति, साधु, सन्यासी के माध्यम से शुरू किया जाए और जनता को यह लगे कि इसमें हित है, इसके माध्यम से हमें मोक्ष मिलेगी और ये धर्म सभी धर्मों से अच्छा है, इसमें हमें उद्धार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, कैडर भी होगा, तभी वो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। जो मन से एक्सेप्ट किया धर्म है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जो डर से प्राप्त धर्म है उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसने एक धर्म के प्रवर्तन का सपना ही छोड़ दिया और दूसरे अपने खानों के सुझाई हुई कमियों को पूरा करने के लिए उसने अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में सैन्य भर्ती किया और उसके साथ उस सेना का रखरखाव करने के लिए उसमें बहुत सारे भारी वेतन की जरूरत थी। अगर वो ऐसा करता तो यकीनन है कि अगले आने वाले 3 साल में अलाउद्दीन खिलजी का खजाना
खाली हो चुका होता। इसलिए उसने एक पॉलिसी एडॉप्ट की। उसने उत्पादन लागत सिद्धांत पर उसने बाजार नियंत्रण स्थापित किया, बाजार के रेटों को निश्चित किया, जिससे कि उसके सैन्य अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को एक सस्ते दर पर उसकी सभी चीजों को सुलभ कराया जा सके, जिससे कि वो कम पगार में भी बहुत सारे वैभव उसको प्राप्त हो सके, जिससे कि वो हमारे देश के लिए कर गुजरने के लिए तैयार रहे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो वो लड़ेगा क्या? तो तब जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण स्थापित किया था, हर चीज के रेट मुकर्रर किए थे, और जो चीजें यहां पर उत्पन्न नहीं होती थी उनको सब्सिडी दे करके सस्ते रेटों पे बंटवाता था, और उसको वो प्रमुख आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट देता था और उसमें सब्सिडी अपने खजाने से देता था। इस तरीके से पहली बार उत्पादन लागत सिद्धांत पर अर्थशास्त्र की महती भूमिका निभाई। और यहां पर देखिए कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री शोध करते हैं, लेकिन वो हमारा एक अनपढ़ शासक उसने किस प्रकार से उत्पादन लागत सिद्धांत का अनुकरण करते हुए पहली बार किसी शासक ने इस प्रकार का अनुकरण किया। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण क्या दिल्ली में लागू था या बाहर भी लागू था? तो केवल दिल्ली में लागू था। नेक्स्ट प्रश्न है इसके साथ कि भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, जिसमें नगर कम हो, नगर में रहने वाले व्यक्ति कम हो, और ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, नंबर 1 है सिक्किम, जो संघ ने पहले राज्य के रूप में एक्सेप्ट किया था। दूसरा है केरल, जो सबसे पढ़ा लिखा और जिसका सबसे ज्यादा लिंगानुपात माना जाता है, और तीसरा है नागालैंड, जिनकी प्रांतीय भाषा है अंग्रेजी, और चौथा है मणिपुर। चौथा है मणिपुर। इसमें से क्या होगा जिसकी नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन सा होगा? सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा क्या गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? कर रहित, जिनको कर देना नहीं पड़ता था। यानी कौन कौन है? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। 4 चीजें बताई। दरबारियों को, सैन्य अधिकारियों को और सिविल नौकरों को और ब्राह्मणों को। तो किसको कर मुक्त भूमि किसको दी गई? ब्राह्मणों को दी गई। किसको दी गई? ब्राह्मणों को दी गई, जिससे कि उनके ऊपर लोड न डाला जा सके। और ब्राह्मणी शिक्षा देता है, वो गुरु है। यज्ञ कर्मकांड को संपन्न करने वाला सबसे पहले से ही, इसीलिए सबसे ज्यादा ब्राह्मण की इज्जत होती थी। क्यों? वो शिक्षा देता था, संस्कारित करता था, सुसंस्कृत करता था, इसीलिए वो सर्वोपरि माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? पानी। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? यानी सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, और तीसरा है हुमायूं, और चौथा है अकबर। यानी शैक्षणिक सुधार, शिक्षा में किसने ऐसा काम किया? तो दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन होगा आपने अंदाजा लगा लिया होगा। इनमें से जो सबसे ज्यादा होनहार होगा वही शिक्षा के लिए
खुलेगा। तो शिक्षा के लिए कौन काम करने वाला है? अकबर। कौन है? अकबर है। अकबर ने शैक्षणिक सुधार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना? हाई स्कूल इंटर दोनों में पढ़ते हैं आप, आपको इसमें पता होना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गीतावली, क्या? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो कौन सी इनकी रचना नहीं है? साहित्य रत्न इनकी रचना नहीं है। साहित्य रचना इनकी तो रचना नहीं है। बाकी कौन कौन सी है? दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, लेकिन साहित्य रत्न नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में, है ना, हिंदू पातशाही का जनक, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सुमंत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुमंत, अमात्य, शरे नौबत और सचिव। तो क्या होगा? सुमंत कहा जाता था हमारे विदेश मंत्री को। किसके समय? शिवाजी के समय। शिवाजी के कैबिनेट में सुमंत को विदेशी कार्यभार संभालना होता था और उनके अष्ट प्रधान में से एक प्रमुख व्यक्ति होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ सिखों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया आपको, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक ने सिखों की स्थापना की, लेकिन खालसा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और ये अंतिम गुरु हैं। 1699 में बैसाखी के दिन इनका जन्म हुआ था, वो मनाई भी जाती है। और सिखों के लिए 5 करार किए गए थे। क्या? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। नेक्स्ट, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। किसमें हुई? 1906 में हुई लीग की स्थापना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अब इसमें आपको दिया गया है जीएल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और वल्लभ भाई पटेल। तो कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस जी। और इसके बाद आपको अगला प्रश्न मिलता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, माउंटबेटन योजना की सिफारिश कब की गई? माउंटबेटन योजना की सिफारिश कब की गई? घोषणा कब की गई? यानी 3 जून 1947। कब? 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? लॉर्ड जॉन सोर। कौन ऑप्शन मिला? लॉर्ड जॉन सोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसने किया दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो सिविल सर्विसेज का जनक भी माना जाता है। किसका माना जाता है? सिविल सर्विसेज जनक माना जाता है, पुलिस चौकियों का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस के समय बहुत सारे काम हुए जो भारत के लिए आज भी काफी अच्छे साबित हुए और अंग्रेजों को अपनी पृष्ठभूमि जमाने में भी बहुत काम आए।
न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में कोई जोड़ नहीं था कॉर्नवालिस को, और इसीलिए कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनाने के लिए 1786 का संवैधानिक सुधार लाया गया था। उसमें उसको पावर दी गई थी क्योंकि उसके मस्तिष्क को पूर्व की ज्ञान की अलमारी की संज्ञा दी गई थी। बहुत योग्य व्यक्ति था और उसने करके भी दिखाया। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में, क्या भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? 1969 में। इसमें किया 1969 में किया 14 बड़े बैंकों का, 17 जुलाई 1969। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। और फिर उसके बाद 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 15 अप्रैल 1990 80 को। 15 अप्रैल 1980 को दोबारा राष्ट्रीयकरण होता है कितने बैंकों का? 6 का। और आज जानते हैं कि 5 बड़ी बैंकों में सभी बैंकों को विलय करके 5 बड़ी बैंकों को अमलीजामा पहनाया गया। आज हमारे 5 बड़े बैंकर हैं। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा अपनी राष्ट्रीय नदी है और सबसे लंबी बहने वाली नदी है। प्रवाह तंत्र उसका बड़ा लंबा है, 2525 किलोमीटर का है। आप देख रहे हैं उसमें गंगा पर एक प्रदेश की राजधानी भी स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि गंगा नदी पर कौन से राज्य की राजधानी अवस्थित है? बिहार की राजधानी। अभी देखिए, अभी भी चर्चा में है कि झारखंड में भी अभी गंगा पर पुल बनने वाला है। उसका कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है, काम जल्दी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी नदी आपकी ये है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा को निर्माण करती है। नेक्स्ट, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है ओडिशा, यानी उड़ीसा। तो चिल्का झील किसमें है? ओडिशा में है। नेक्स्ट, इसी के साथ अगला प्रश्न आता है कि भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया? बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश कहा जाता है, कभी यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा युद्ध है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और उसके बाद इस बांग्लादेश का जन्म हो गया? तो दोस्तों, 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, वो पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए दिया गया था। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता अपने को आजाद करना चाहती थी, थोड़ा सा उन्होंने अपना मुहिम चलाया और भारत ने उनका जम के साथ दिया। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का 2 टूक आमने सामने युद्ध हुआ, जिसमें विश्व की सबसे भारी सेना को एक साथ उसको सरेंडर कराने का रिकॉर्ड है भारत को। तो इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने उभर करके आ गया। और तब से लेकर के हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ दिक्कतें चली आ रही। कुछ हमारा क्षेत्र ऐसा था जिसके नागरिकों को ना पाकिस्तान की, ना बांग्लादेश की नागरिकता है, ना भारत की नागरिकता है। वो हमारी 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ क्षेत्र बांग्लादेशियों को सौंपा गया। कुछ क्षेत्र हमारे पास आया जिससे कि उन लोगों की नागरिकता सुनिश्चित हो सकी, उनको अब किसी राज्य का अपना लाभ मिल सकेगा।
बहुत बड़ा काम हुआ। बहुत सारे लोग अभी तक बेघर थे, ना वो अपने को भारत का कह सकते थे, ना पाकिस्तान कह सकते थे, बीच में लटके हुए थे। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत जैसे संघ किसी राज्य को बना सकता है, सम्मिलित कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्य से किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है, इसी तरीके से वो अपनी जमीन को किसी दूसरे राष्ट्र को भी दे सकता है। दोस्तों, लेकिन ये प्रक्रिया एक साधारण बहुमत से नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के अनुसार संपन्न किया जाएगा। और ऐसा पहले 60 में भी किया गया है, जब पाकिस्तान को बेरुवाड़ी हैंडओवर किया गया था समझौते के अधीन, जो हमारे संविधान का नवा संविधान संशोधन था। अब तक 2 बार हमने अपने पड़ोसियों को छोटा छोटा जमीन एक समझौते के तहत उनको भेंट किया है, दिया गया है। तो सबसे पहली जमीन जो दी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेरुवाड़ी क्षेत्र था, वो 1960 में नवे संविधान संशोधन के तहत, और अभी 2015 में 100वें संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेशों को कुछ गलियारा दिया गया। चलिए कम नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा। क्या होगा? घग्गर होगा। शिवालिक पहाड़ियों से उत्पन्न घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला मिलता है कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम में से कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन और आपको मिलेगा, सभी। तो देखते हैं, कर्क रेखा सभी से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा से होते हुए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डरबन नगर कहां स्थित है? क्या डरबन नगर कहां स्थित है? आपको दिया गया है देश दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब आपको बताना है डरबन किस देश में अवस्थित है। तो दोस्तों, डरबन साउथ अफ्रीका में है। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब नई नई गठित की गई उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने, 3 बार प्रधानमंत्री बने। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने जनता पार्टी को गठित किया तो प्रधानमंत्री का शौक भी होगा, 1 बार नहीं 3 बार। नेक्स्ट, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ? सीपीआई और सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएम तो किस वर्ष हुआ? कब ये अलग अलग हो गए? इस तरीके से कब अलग अलग हो गए? 1964 में दोनों अलग अलग हो गए। 1964 में इनमें अलगाववाद हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का क्या? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या विधान परिषद का प्रावधान, विधान परिषद बनाने की जो मुहिम है, विनियमन है, शक्ति है,
वो आपके अनुच्छेद 171 में निहित है। किसमें? अनुच्छेद 171 में निहित है। और अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, पंचवर्षीय योजनाएं यानी आर्थिक नियोजन का पार्ट था, यानी योजना आयोग के माध्यम से, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को एक संकल्प के माध्यम से संसद में उसको गठित किया गया था और उसका काम था, क्या काम था? देश के भौतिक और मानवीय प्राकृतिक संसाधनों को समन्वय और ध्यान में रखते हुए ऐसी परियोजनाएं बनाना जिससे देश का विकास हो। और वो 5-5 वर्षों के लिए योजना बनाता था। और आप देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को समाप्त करके एक नीति आयोग का गठन कर दिया गया। दीर्घ परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन तब से हमारा योजना आयोग अस्तित्व से बाहर हो गया। योजना आयोग से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, अभी भी आपको उसमें मिलेंगे कि उसके विकास का लक्ष्य क्या था, हासिल क्या हुआ, और किन चीजों में हमारे क्या क्या लक्ष्य थे। ये बहुत गणितीय गणना वाले जो है आंकड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, अभी भी वो आपसे पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प, समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। किसमें लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज की समाजवादी ढांचे की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज, क्या भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया? आपको ऑप्शन मिल रहा है बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राव, जेबीके राव, यानी बलवंत राव मेहता समिति। कौन? बलवंत राव मेहता समिति आपका उत्तर सही होगा। वर्ष 1957 में गठित की गई थी और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया और वो हमारे यहां लागू। दोस्तों, पंचवर्षीय व्यवस्था 4 स्तरीय भी है। कितनी? 4 स्तरीय भी है। ये 4 स्तरीय देश में केवल एक ही राज्य में है। आपको पता है वो कौन सा राज्य है? ममता बनर्जी वाला। कौन? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, मुख्य खाद्यान्न मच्छी भात। यानी इस तरीके से वहां पर क्या है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है और कुछ जगह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, कहीं 2 स्तरीय, कहीं 1 स्तरीय। इस तरीके से 1 से लेकर के 4 स्तरीय तक हमारी व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज में। अपने यहां 3 है। नेक्स्ट है, गेट कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया? गेट कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1948 में जिनेवा में स्थापित किया गया। क्या किया गया? 1948 में जिनेवा में, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट की स्थापना जिनेवा 1948 में 1 जनवरी को स्थापित की गई थी, जबकि इसका प्रस्ताव आपका 30 अक्टूबर 1947 को ही हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां स्थित है? क्या भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां है? कहां पर है? फैजाबाद। और फैजाबाद आपका पता है कहां है? अयोध्या के पास। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का अंदर है। फैजाबाद के बाद अयोध्या
और अयोध्या राम मंदिर के लिए तो सुविख्यात। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ब्रिज। किससे संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे संबंधित है? जो दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला, जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा खेले जाने वाला। आपके मन में तुरंत क्रिकेट की तरफ दिमाग गया होगा, लेकिन नहीं, फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है? बोनस लाइन किस खेल में शब्दावली है? किस खेल की शब्दावली है? बोनस लाइन किस खेल में उपयुक्त होती है? कौन सा खेल है? कबड्डी। क्या है? कबड्डी। नेक्स्ट, कबड्डी और जो खेलते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रांग होता है, ठीक है नहीं? जितना हमारा प्लेयर्स है, अभी देखा किसी खिलाड़ी को भी कोरोना हुआ? नहीं, वो सब स्वस्थ और मजबूत है। आएगा भी तो भाग जाएगा, ठीक है? इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को अपना स्ट्रांग करना है। जितनी मेहनत करेंगे उसी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? लिप्रो। लिप्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? किस में किया जाता है? वॉलीबॉल में। किसमें किया जाता है? वॉलीबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वनडे वंडर्स। क्या? वनडे वंडर्स किसकी पुस्तक है? तो समझ में आ गया होगा कि खेल से संबंधित है, तो खिलाड़ी नहीं लिखी होगी। किसने? सुनील गावस्कर ने। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? क्या? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश कगार का है या भ्रंश घाटी का है? अब देखिए, भ्रंश से ही दो शब्द बन गए। क्या है? भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, ग्रीवा खंड और हास्ट। तो दोस्तों क्या होगा? भ्रंश घाटी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग प्रारंभ कब से हुआ? हॉकी लीग इंडिया कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों 2012 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 2012 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या? मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? किसकी धातु है? एल्युमिनियम की है। किसकी धातु है? एल्युमिनियम की धातु है बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसिंहपुर, बिरसिंहपुर, फिर सुनिए, बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से कहां स्थित है? कहां स्थित है? बालाघाट दिया हुआ है, जबलपुर दिया हुआ है, शहडोल दिया हुआ है, उमरिया। कहां पर? उमरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास से यह है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? कौन था? चोल। चोल राजवंश कुशल
प्रशासन के लिए माना जाता था। वहां पर चुनाव के माध्यम से शासक को लॉटरी के सिस्टम से चुनाव निकाले जाते थे और लॉटरी वही डाल सकते थे जो समाज के शिक्षित और अच्छे आदमी होते थे। उसकी शर्तें हुआ करती थी कि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का मुकदमेबाजी न हो, कोई टीका टिप्पणी न हो, कुछ जमीन हो, इस तरीके से वो उसमें अपना नाम दर्ज कर सकता था और वो लॉटरी डाली जाती थी। फिर बच्चे के से उसको निकलवाया जाता था, जितने लोग चुनना था उतने कागज निकाल लिए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न था, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। किसने करवाया? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव, क्या निमाड़ उत्सव कहां आयोजित कराया जाता है? कहां पर? महेश्वर। और महेश्वर आपका प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, ध्यान तुरंत रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन सम्मान 2014 का किसे प्रदान किया गया था? तानसेन सम्मान 2014 का किसे प्रदान किया गया था? प्रभाकर कारिकर। अगला प्रश्न है, कौन साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? एक धर्मवीर भारती का नाम दिया गया, शरद जोशी का दिया गया, प्रभाकर माचवे का दिया गया, हरिशंकर परसाई का दिया गया। तो कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह है मुड़िया से संबंधित। किससे संबंधित है? मुड़िया से। बेतवा नदी के किनारे स्थित है, क्या है? ओरछा। वेरी इंपॉर्टेंट, ओरछा कहां स्थित है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। और अगला प्रश्न आपको है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। इसी के साथ आपको ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन श्रृंखला फिलहाल समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन आपको अगली कड़ी में मिलेंगे। क्वेश्चन आंसरों पर जोर इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि आपकी परीक्षा में थोड़ी सी तैयारी में हम लोग सहयोग कर सकें और आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। बशर्ते आप वीडियो को अगर रुक रुक करके देखेंगे, थोड़ा देखेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा बाकायदा, क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं। लिहाजा बड़ी सावधानी के साथ इन वीडियोस को देखिए, श्रवण करिए, रिपीट करिए और अपने साथियों को शेयर करिए। धन्यवाद।